तो स्टूडेंट्स हम सभी अभी पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री की किताब बिहार SCERT की किताब है और चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शबनम और इमरान दोनों को ऐतिहासिक धारावाहिक देखने का शौक था। ऐसा ही एक धारावाहिक पृथ्वीराज चौहान का दूरदर्शन पर प्रसारण हो रहा था। इस धारावाहिक को देख दोनों के मन में पृथ्वीराज से संबंधित कई प्रश्न पैदा हुए, जैसे पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था, उस समय इनके समकालीन और कौन कौन राजा हुए, उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये सब। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी किनारों पर अरबों का आगमन हुआ और उनकी सत्ता स्थापित हुई। इसी समय उत्तरी एवं मध्य भारत के राजनीतिक मानचित्र पर राजपूतों का उदय हुआ। सच तो यह है कि गुप्त वंश के पतन के बाद यानी 7वीं से 12वीं सदी के बीच एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। राजनीति के क्षेत्र में टूट की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। समय समय पर हर्ष जैसे शासकों ने एक बड़े भूभाग पर शासन करने का प्रयास किया, परंतु बाद के शासकों को उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। नए राजवंशों का उदय। उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। ऊपर के जो मानचित्र जो अभी गया उसमें बताया गया है। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कई राजवंश के राजाओं के अधीनस्थ कर्मचारी, सामंत, बड़े भूस्वामी एवं योद्धा सरदार थे। जब उनके स्वामी कमजोर पड़ गए तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने को शासक के रूप में स्थापित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में मानेखेत उसकी राजधानी थी। कुछ अन्य शासक जैसे गुर्जर प्रतिहार संभवतः ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत कार्य छोड़कर शस्त्र अपना लिया और मध्य भारत यानी राजस्थान एवं गुजरात में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। इस वंश का महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसने अरबों से लोहा लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अभी पढ़ रहे हो तो नोट डाउन करते चलो। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छों का नाशक बताया गया और ये क्वेश्चन आया भी है, कहीं ना कहीं तो आया है। मैंने बहुत सारे PYQs मैंने सॉल्व भी किए, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये कहीं तो पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है रिपीट हो, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया है। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश से मिली संस्कृत की एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, फिरात यानी वनवासी, तुरुस्क यानी तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं को पराजित किया। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसको अच्छे से पढ़ो। और आप लोग के पास अगर बुक है तो बुक को आगे खोलो और सुनते जाओ और पढ़ते भी जाओ। ठीक है, और साथ में पेन कॉपी लेकर के बैठो, और जिनके पास नहीं है और जिनके पास किताब है दोनों लोग नोट्स को अभी से प्रिपेयर करते रहो। और मैंने जो कहा है कि जब 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं एक ग्रुप बनाऊंगी। ठीक है, तो उसमें अच्छे से डिस्कशन होगा और जो आप लोग नोट्स बनाएंगे वहाँ पे आप लोग शेयर करोगे तो एक कंटिन्यूटी आएगी और कंसिस्टेंसी बनेगी पढ़ाई में। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां नए शासक उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चुने गए थे। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक गोपाल का चयन ऐसे ही हुआ था। तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ भी इसकी पुष्टि करते हैं। खलीमपुर ताम्रपत्र से भी ज्ञात होता है कि अराजकता से तंग आकर बंगाल की प्रजा ने स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना। इसी के वंशज आगे पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ उदाहरण महिला शासकों का भी है। महिला शासक का सबसे जाना माना उदाहरण कश्मीर की रानी का है, जो दिद्दा यानी बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। तो क्वेश्चन आ सकता है जो दिद्दा थी वो किस जगह की रानी थी, किस स्थान, तो उस स्थान का नाम आपको बताना होगा। ठीक है, वह मंत्रियों और सेनाओं की मदद से रानी बनी। यह जरूरी नहीं था कि शासक किसी शासकीय परिवार से संबंधित हो। अधीनस्थ कर्मचारी कुछ स्थितियों में शासक भी बन सकते थे। अन्य लोग मंत्री, सैनिक और
महत्वपूर्ण लोगों के समर्थन से शासक बने। इस काल के इतिहास में 4 राजपूत वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वे प्रतिहार या परिहार, चौहान यानी चहमान, सोलंकी या चालुक्य और परमार थे। कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। सामंत की बात करते हैं। उस समय के कई अभिलेखों और किताबों में इस वर्ग के लोगों का जिक्र है। इस वर्ग के लोगों के लिए कई नाम भी प्रचलित हैं, जैसे सामंत, राय, ठाकुर, राणा और रावत। आपको याद होगा कि पहले के समय के राजा युद्ध में जब किसी राजा को हराते थे तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य भी होगा कि 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच के समय में युद्ध में हारे हुए राजाओं को आमतौर पर अपने राज्य वापस भी मिल जाते थे। बदले में उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। पराजित राजा को यह स्वीकार करना पड़ता था कि विजयी राजा उसका स्वामी है और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला सेवक। विजयी राजा अधिपति कहलाता था, ठीक है। पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। यह दिखाने के लिए वह किस राजा का सामंत है, पराजित राजा को अपने नाम के आगे यह बात लिखनी पड़ती थी। इसका एक उदाहरण है, परम भटारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्री भोजदेव के चरणों में रहने वाला महासामंत महाराजधिराज श्री भीतिपाल का शासन था। आपने क्या पाया? आपने पाया होगा कि भोजदेव और क्षितिपाल, यहाँ क्षितिपाल है, सॉरी, दोनों के नामों के साथ उपाधियां लगी हैं, पर सामंत की उपाधि राजा की उपाधि से छोटी है। इसी से पता चलता है कि राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। सामंत बनने पर हारे हुए राजा को और भी कई शर्तें माननी पड़ती थी। उसे अधिपति के दरबार में समय समय पर मूल्यवान भेंट भेजनी पड़ती थी। मौके पर उसे खुद अधिपति राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर सामंत को अधिपति राजा की मदद के लिए अपनी सेना भी भेजनी पड़ती थी। इस समय जितने भी छोटे बड़े राजा थे वे सामंत बनाने की नीति ही अपनाते थे। भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। राज्यों में प्रशासन, राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु अर्थात सर्वशक्तिमान होता था। जैसे कि उनकी बड़ी बड़ी उपाधियां, जैसे महाराजाधिराज यानी कि राजाओं के राजा, परम भटारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भुवनों का स्वामी आदि से बोध होता था। अभिलेखों तथा तत्कालीन साहित्य में केंद्रीय शासन से संबद्ध अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख है, जैसे संधि विग्रहिक विदेशी विभाग का प्रधान, अक्षपटालिक यानी आर्थिक या राजस्व मंत्री, भंडागारिक राजकीय भंडार का अधिकारी, ठीक है, महादंडनायक, पुलिस विभाग का प्रधान आदि। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद राजा अपने सामंतों के साथ साथ ब्राह्मणों, किसान और व्यापारी संगठनों के साथ सत्ता की साझेदारी करते थे, ठीक है। ये जो आप चित्र में देख रहे हो, कुछ जान लेते हैं, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगे हैं, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। तो चलिए अब यहाँ आते हैं। ब्राह्मणों, किसान तथा व्यापारी संगठनों के साथ सत्ता की साझेदारी करते थे। प्रायः राज्यों में उत्पादकों का एक वर्ग था, जिसमें किसान, पशुपालक, कारीगर आते थे। राज्य की आय के अनेक स्रोत थे, किंतु मूल स्रोत राजस्व ही था। तो मूल स्रोत क्या था? राजस्व था, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, जिसे राजयोग या ऊपरी कर कहा जाता था। सभी उत्पादकों से अपने उत्पाद का एक हिस्सा लगान मानकर वसूला जाता था। व्यापार तथा उद्योग पर भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। किसानों को अपनी उपज का 1/6 तथा 1/3 के बीच भू राजस्व देना होता था। उपरोक्त स्रोतों से प्राप्त आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों और किलों के निर्माण में लगाए जाते थे। इन संसाधनों का उपयोग युद्धों में भी होता था। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये ब्राह्मण शासकों के लिए यज्ञ करते थे। वे शासकों के लिए वंशावली भी तैयार करते थे, जिसमें यह दिखाने का प्रयास करते थे कि शासक किस प्रकार से पुराने और वैभवशाली शासक परिवारों से संबंधित है। कन्नौज के लिए संघर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी मध्य एवं पश्चिम भारत के गुर्जर, प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी ने लंबे समय तक राज किया, किंतु इन सभी का अधिकांश समय आपसी संघर्ष में बीता। इस संघर्ष का अखाड़ा कन्नौज बना, ठीक है। कन्नौज आखिर क्यों इनके संघर्ष का केंद्र बिंदु था, उसे हम जान लेते हैं, ठीक है।
कन्नौज हर्ष की राजधानी और उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। जो इस नगर पर अधिकार कर लेता वह उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था। कन्नौज गंगा के तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी था। तीनों राज्य इस संघर्ष में लगे रहे और बारी बारी से इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इतिहासकारों ने इसे कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है। आप सोच रहे होंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी कौन होगा, ठीक है। तो कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों शक्तियां परस्पर युद्ध करते करते थक गए थे। वे आपस के युद्धों में इतने व्यस्त हो गए कि उनको यह भी ना पता चला कि वे कितने कमजोर हो गए हैं। अंततः इन तीनों राज्यों का पतन हो गया। उनकी शक्ति लगभग एक समान थी और वे मुख्यतः विशाल सेनाओं पर निर्भर करती थी। इन सेनाओं का खर्च उठाने के लिए आवश्यक स्रोत भी एक समान थे। इनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सैन्य अभियानों में खर्च हो गए। हमेशा संघर्ष में लगे रहने के कारण इनका ध्यान अपने सामंतों से हट गया। अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे इन सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, ठीक है। सामंतों की अवज्ञा और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण के आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमजोर कर दिया। जब उन पर उत्तर पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण हुआ तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा ना कर सके। इन आक्रमण करने वालों में सबसे पहला कौन था? तो महमूद गजनवी था। इससे पहले कि हम आक्रमणों का अध्ययन करें, इस विषय में यह जानना आवश्यक है कि उस समय भारत की राजनीति और सामाजिक स्थिति क्या थी। उस समय संपूर्ण प्रायद्वीप अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। उत्तरी भारत में हिंदूशाही, कन्नौज, कालिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल, कश्मीर इत्यादि कुछ प्रमुख राज्य थे। इनमें कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें एक रखकर योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। राजनीतिक एकता के अभाव में सामंतीकरण की प्रक्रिया भी जारी रही। एक केंद्रीय राज्य के अंतर्गत अनेक छोटे बड़े सामंतों का अस्तित्व था। ये सामंत अपनी क्षेत्रीय चेतना तथा सैनिक शक्ति द्वारा केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने का अवसर तलाशते रहते थे। यद्यपि राजपूत उस समय उत्तर भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे, पर उनकी कुछ अपनी कमजोरियां थी। राजपूतों में युद्ध को गौरवपूर्ण रूप प्रदान किया गया था। प्रायः शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए आपस में ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। इन राज्यों में बाहरी आक्रमणकारियों का मिलकर सामना करने की भावना नहीं के बराबर थी। इसके अतिरिक्त दो मुस्लिम राज्य भी थे। मुल्तान का राज्य जिसमें शियाओं का प्रभुत्व था, और ये शायद मंसूर है, सिंध का राज्य जिसमें अरब वंशी शासक थे। ये क्या है, ये सही से आप लोग बताना। तो तुर्क आगमन के समय भारत की सामाजिक दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। तत्कालीन समाज में शासक वर्ग, सैनिकों एवं आम जनता में तालमेल का अभाव था। राजा और जनता के बीच दूरी काफी अधिक थी, ठीक है। प्रशासन तथा सेना के कुछ पदों पर ब्राह्मणों तथा राजपूतों की अधिकांश नियुक्तियां वंशानुगत होती गई। इसमें एक ओर तो अन्य वर्ग तथा जाति के लोग राज्य के प्रति उदासीन होते गए और दूसरी ओर अयोग्य व्यक्ति भी उत्तराधिकारी के रूप में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करने लगा। समाज का हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता था। देश जैसी व्यापक अवधारणा से आम लोग परिचित नहीं थे। शासकों के बदल जाने से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में निम्न वर्ग में संकट के समय में राज्य के लिए कुछ कर सकने की भावना नहीं के बराबर थी। इस काल में परंपरागत चार मुख्य वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त अनेक उपजातियां, नई जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ण व्यवस्था ने लोगों की विचारधारा को संकुचित कर दिया और उसमें बाहरी आदान प्रदान के लिए स्थान ना रहा। जैसा कि तारीखे हिंद के लेखक अल बरूनी ने संकेत किया, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है। महमूद गजनवी। गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की थी। उसके उत्तराधिकारियों में महमूद भी था। वह गजनी को एक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। अतः उसने मध्य एशिया के कुछ भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से को जीत लेना चाहा। सन 1010 और 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर थे। इन नगरों में मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। इनमें गुजरात का सोमनाथ
मंदिर अपने धन और वैभव के लिए काफी प्रसिद्ध था। सन 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाने पर उत्तर भारत के लोगों को राहत मिली, क्योंकि उसके आक्रमणों से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता था। समकालीन इतिहासकार ने महमूद के भारत आक्रमणों के उद्देश्य का विवरण देते हुए लिखा है कि महमूद भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था, जबकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि महमूद का उद्देश्य भारत में धन लूटना ही था, ताकि इस धन से मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक साधन जुटा सके। आक्रमणों का प्रभाव। महमूद के आक्रमण का प्रभाव भारत पर अस्थायी नहीं प्रतीत होता है। उसने भारत में कोई अस्थायी राज्य बनाने का प्रयास नहीं किया। हर विजय अभियान के बाद धन लूटकर वह गजनी वापस लौटता रहा। भारत पर उसने लगभग 17 बार आक्रमण किया और प्रत्येक बार भारतीय राजाओं की सैनिक शक्ति को आघात पहुंचाया और उन्हें पराजित किया। इन आक्रमणों से बाहरी शक्तियों को भारत की राजनीतिक एवं सैनिक दुर्बलता का पता चला। आगे चलकर तुर्क और अफगानों ने कई बार भारत पर चढ़ाई की तथा एक अस्थायी साम्राज्य की स्थापना में सफल रहे। अपनी नकारात्मक छवि के बावजूद महमूद के आक्रमणों ने इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क में योगदान दिया। शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक फिरदौसी उसी के संरक्षण में रहा। उसी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी को भारत भेजा। उसने भारत के संबंध में अपनी प्रसिद्ध रचना तहकीकाते हिंद लिखी। इस पुस्तक में भारत और यहाँ के निवासियों के सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। महमूद गजनवी के आक्रमणों के लगभग 150 वर्षों बाद तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में आरंभ हो गया। इन आक्रमणों का नेतृत्व गौर के शासक मोहम्मद गौरी ने किया। उसकी इच्छा के केवल लूटमार करने की ही नहीं थी, बल्कि वह उत्तर भारत को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। मोहम्मद गौरी के अभियान बड़े व्यवस्थित होते थे। उसने यह महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर भारत के भीतरी भाग को नहीं जीता जा सकता। अतः उसने भारत विजय का केंद्र पंजाब को बनाया। पंजाब विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा से स्पर्श करने लगी। 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन गांव के मैदान में हुए प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ। इस पराजय की परवाह किए बिना 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज को पराजित किया। तराइन की जीत ने उत्तरी भारत को तुर्की राज्य की स्थापना के लगभग निश्चित कर दिया। गौरी के भारत पर आक्रमणों के दूरगामी परिणाम हुए। इसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके बारे में आप विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अब पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दक्षिण के राज्य के बारे में। उन दिनों उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी अनेक राज्य थे। ठीक है। एक नया शहर राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया। वहां से गंगा का पानी लेकर और अपने नए नगर में इसे पानी को रखा। यह शहर अब आप लोग बताओ के नाम से जाना गया। इसका अर्थ था चोल शासक का नगर, जो गंगा को लेकर आया था, अर्थात जिसने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। अगर आप लोग को नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगी। ठीक है। कृष्णा नदी के उत्तर के राज्य, दक्षिण पथ के राज्य तथा कृष्णा नदी से दक्षिण के राज्य, सुदूर दक्षिण के राज्य। दक्षिण पथ के राज्यों में राष्ट्रकूट तथा चालुक्य प्रमुख थे। इनके बारे में आप समझ चुके हैं। सुदूर दक्षिण के राज्यों में चोल, चेर, पांडे आदि प्रमुख थे। आधुनिक मदुरै क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांडे राज्य था। आधुनिक केरल प्रांत में चेर वंश का शासन था। ठीक है। चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। धीरे धीरे पल्लव वंश के शासक और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित कर अपने को दक्षिण में सबसे शक्तिशाली बना लिया। लेकिन साम्राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में विजयालय था। उसने तंजौर को जीतकर अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य का शासक घोषित किया। चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र चोल है। राजराज प्रथम एक कुशल सेना संचालक था और उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। राजराज दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में अरबों के आधिपत्य से परिचित था, अतः वह एक सामुद्रिक विजय के लिए निकला। उसने श्रीलंका और मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार जमाकर अरबों के आधिपत्य को चुनौती दी। राजराज का पुत्र राजेंद्र अपने पिता से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने एक विशाल जल सेना का गठन किया। उसके 2 युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। एक तो वह जिसमें उसकी सेनाएं पूर्व भारत के समुद्र तट से होकर उड़ीसा को पार करती हुई गंगा नदी तक पहुंच गई। राजेंद्र का दूसरा अभियान श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा के देशों में हुआ था। इस अभियान में उसने जल एवं थल सेना का उपयोग किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य के व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। चोल प्रशासन। चोल राजाओं के अनेक अभिलेखों से उनकी शासन व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है।
राजा राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, फिर भी शासन कार्यों के संचालन के लिए वह अपने मंत्री परिषद की सलाह लेता था। उसके आदेश जीरो वाके केल्वी उसका निजी सचिव लिख लिया करता था। कुछ अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, इनमें ओलय नायकम यानी कि प्रधान सचिव, पेरू नंदरम प्रधान कर्मचारी एवं शिरोत्तरम निम्न कर्मचारी आदि उल्लेखनीय है। इस व्यवस्था से प्रतीत होता है कि चोल शासकों ने सुसंगठित नागरिक सेवा का विकास किया। संपूर्ण चोल राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण राष्ट्र कई इकाइयों में विभक्त थे, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। प्रत्येक मंडलम यानी कोटम कमिश्नरी और प्रत्येक कोटम यानी नाडु जिलों में बटा था। पुनः प्रत्येक नाडु कुर्रम यानी तहसील या ग्राम समूह में विभाजित किया गया था। मंडलम का प्रधान तो राजवंशीय होता था। ठीक है, आज की नागरिक सेवा से चोलकालीन नागरिक सेवा की तुलना, ये तो बच्चों के लिए है, चलिए ठीक है। लेकिन कोट्टम, नाडु और कुर्रम के अनेक अधिकारी और कर्मचारी होते थे। सभी अपने क्षेत्र की गतिविधियों की सूचना अपने से ऊपर वाली इकाइयों को देते थे। ग्राम स्वशासन गांव का स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। बहुत से गांव में शासन का संचालन राजकीय कर्मचारियों के द्वारा ना कर स्वयं गांव वालों द्वारा किया जाता था। यहाँ 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है। ठीक है, उर यानी कि सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी। सभा या महासभा ये क्या थी, तो गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण जिन्हें डैश कहा जाता था की सभा थी। अब आइए नगरम को जानते हैं। नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। ग्राम सभा तथा शासन कार्यों के संचालन के लिए कई समितियों का गठन करती थी, जैसे सामान्य प्रबंध समिति, उपवन समिति, सिंचाई समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, लेखा जोखा समिति आदि। समिति को वड़ियम कहते थे। इन समितियों के माध्यम से ग्राम सभा अनेक कार्य करती थी, जैसे मंदिर तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की देखरेख, व्यापार की सुविधा के लिए राजपथों का निर्माण एवं मरम्मत, सिंचाई, सफाई आदि। सभा के सदस्यों का चुनाव लॉटरी द्वारा किया जाता था। समिति के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई थी। इसकी जानकारी उत्तर मेरूर के अभिलेख से मिलती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यह है एक अभिलेख तमिलनाडु के चिंगलपूट जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खातिर राजस्व जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इस अभिलेख को पढ़ के आपको कुछ बातें याद आ रही हैं? अगर आपने क्लास 9th और 10th की बुक को पढ़ा है तो फ्रांस की क्रांति आपके माइंड में आ रही होगी, और जो लोग वोटिंग कैसे करेंगे इसका भी कुछ नियम यहाँ से कनेक्ट होता है। ठीक है, रिलेट करता है। आप जाकर के उसको पढ़ना कि कितना रिलेट करता है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, भय में मंदिर। अभी आपने चोल साम्राज्य एवं उसकी कुछ विशेषताओं को देखा। आप सोच रहे होंगे कि इस साम्राज्य के शासक अपना ज्यादा समय युद्ध में ही बिताते होंगे, लेकिन चोल राजाओं द्वारा कई वैभवशाली और भव्य मंदिर बनाए गए, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर एवं गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिर प्रसिद्ध है। ये मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की सुंदर प्रस्तुति है। इन मंदिरों में पूजा पाठ के साथ साथ जीवन की अन्य गतिविधियां भी चलती थी। चोल शासक के काल में राजाओं, व्यापारियों तथा धन्य लोगों द्वारा मंदिरों को काफी मात्रा में सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्नों के अतिरिक्त भूमि तथा ग्रामदान दिए जाने लगे। इससे मंदिर के कर्मचारी यानी कि मंदिर के लिए काम करने वाले लोग जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। इन कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले अनाज तथा बाद में भूमि भी दी जाने लगी। मंदिरों द्वारा भूमि हस्तांतरण करने के कारण मंदिर की आर्थिक व्यवस्था में सामंती प्रवृत्तियों का समावेश होता गया। हस्तांतरित भूमि से अतिरिक्त कर की मांग से किसानों की परेशानी बढ़ी। इसके साथ ही केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने पर सामंती ढांचे की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत होती गई। चोल राज्यों का मंदिर सामाजिक कार्यों का केंद्र भी था। उत्सवों और धार्मिक त्योहारों पर आसपास के क्षेत्रों के लोगों के एकत्र होने का स्थान मंदिर ही था। मंदिर में ही ग्राम सभाएं अपनी बैठक किया करती थी। मंदिर के प्रांगण में ही विद्यालय लगता था। आमतौर पर ब्राह्मण ही पढ़ते और पढ़ाते थे। इन्हीं विद्यालयों में पांडुलिपियां सुरक्षित रखी जाती थी। कृषि एवं सिंचाई। चोल प्रशासन ने कृषि और सिंचाई पर समुचित ध्यान देकर अपने राज्य को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। उस समय दक्षिण भारत में कृषि योग्य भूमि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त
चोल सम्राटों ने जंगलों को साफ कराकर कृषि योग्य भूमि का पर्याप्त विस्तार किया था। उस समय दक्षिण भारत में सिंचाई के प्राकृतिक साधनों का अभाव था। इस समस्या के समाधान के लिए सिंचाई के अन्य कृत्रिम साधनों पर काफी बल दिया गया। समकालीन स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि सिंचाई के साधनों की रक्षा और विस्तार को पुण्य कार्य के रूप में देखा जाता था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। उस समय सिंचाई के लिए तालाब, जलाशय और कुओं का इस्तेमाल होता था। वर्षा के जल को बड़े बड़े तालाबों में एकत्र किया जाता था। तालाब के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह का इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था और इस पानी से खेत सींचे जाते थे। ठीक है। अणिकट शब्द तमिल के दो शब्दों से मिलाकर बना है। अणि अर्थात बांध और कट्टू अर्थात निर्माण। ठीक है। चोल शासकों के समय कावेरी नदी पर बनाया गया महाअणिकट कावेरी नदी के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रथम प्रयास था। बड़ी सिंचाई परियोजना के लिए बांध और अणिकट भी होते जो राज्यों के नियंत्रण में थे। अब जरा गौर करें कि सिंचाई के कार्यों में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना। इस पर ध्यान देना कि पानी का बंटवारा कैसे हो। ज्यादातर शासकों एवं गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तालाबों की देखरेख करना ग्राम सभाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है। जैसा कि आपने देखा 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत यानी बिहार एवं बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, जिसका चयन स्वयं वहां की जनता ने किया था। गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल एवं महिपाल अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उत्तरी भारत में एक मजबूत राज्य के रूप में उभारने का प्रयास किया। स्मरण करें, इनमें से कई राजाओं ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर इसे एक केंद्रीय सत्ता बनाने की भरपूर कोशिश की। संभवतः बिहार का मुंगेर इनकी राजधानी थी, यानी संभवतः। ठीक है। पाल शासकों का काल कला, कौशल, स्थापत्य एवं शिक्षा के लिए विख्यात है। यहाँ हम उनकी मूर्ति कला एवं उनकी शिक्षा में दिए गए योगदानों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली भारतीय कला की पूर्वी भारत की मूर्ति शैली का जन्म इस समय हुआ। नालंदा, बोधगया, कुर्कीहार कला के केंद्र बन गए, जहां प्रस्तर एवं धातु प्रतिमाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। पालकालीन मूर्तियां तत्कालीन धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर बनाए गए थे। इनमें ज्यादातर बुद्ध की मूर्तियां थी। ब्राह्मण, जैन एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। पूर्वी भारत की इस विशिष्ट मूर्ति कला में काले स्लेटी रंग के कसौटी पत्थर का उपयोग किया है। इस शैली की मूर्तियां मुख्यतः पृष्ठ शिला पट्टा पर उकेर कर बनाई गई हैं। प्रारंभ में मूर्तियों के प्रभामंडल अलंकृत नहीं थे, बाद में अलंकृत प्रभामंडल बनाए गए। साथ ही पृष्ठ शिखा को भी अभिप्रायों से अलंकृत किया गया। पाल कला के अंतर्गत बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्व, तारा, तंत्र यानी बौद्ध देव आदि प्रमुख है। ब्राह्मण देवताओं में विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश आदि की प्रतिमाएं बनी। जैन मूर्तियों में लगभग सभी तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। ठीक है। पटना संग्रहालय में संग्रहित पालकालीन सर्वोत्तम उदाहरणों में एक सारन से प्राप्त अवलोकितेश्वर भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्धा मैत्रेय की प्रतिमाएं, मुंगेर से प्राप्त मकर मुख प्रणाल आदि प्रमुख है। इन्हें आप आज भी पटना संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। पाल शासकों के समय में कई महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्रों की स्थापना हुई। प्रथम शासक गोपाल ने अपने शासन के दौरान ओदंतपुरी वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ था तथा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। धर्मपाल ने आज के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। उसने नालंदा महाविहार को भी दान दिए। ठीक है। तो ये था चैप्टर दूसरा और जो कि हो चुका है समाप्त। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है। तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाना। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जो कुछ अलग ही वहाँ पे कुछ एरर है, इस वजह से अगर आप लोग को आते हैं तो आप बताओ। ठीक है। और नहीं तो फिर मैं खुद अगले वीडियो में बता दूंगी। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।